आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी पर उठ रहे सवालों की, औरंगाबाद में महानगर पालिका अतिक्रमण कार्रवाई की और पदवीधर मतदार संघ चुनाव 2026 के तैयारियों की। साथ ही देखेंगे भारी बारिश से प्रभावित किसानों और नागरिकों को मिल रही सरकारी मदद को, और आखिर में देखेंगे बिल्टिन में ताइक्वांडो खिलाड़ियों के भव्य स्वागत को। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के सर्विस सेंटर बंद होने से ग्राहकों में नाराजगी बढ़ गई है। औरंगाबाद जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज ग्राहकों ने आंदोलन किया। ग्राहकों का कहना है कि कंपनी ने उन्हें बेहतर सर्विस और समय पर पार्ट्स बदलने का वादा किया था, लेकिन अब सर्विस सेंटर बंद होने की वजह से वो परेशान है। देखिए पूरी खबर। बंद करा बंद करा ओला बंद करा बंद करा बंद करा ओला बंद करा। गली गली में शोर है ओला वाले चोर है, गली गली में शोर है ओला वाले चोर है। सर, हमारे कस्टमर से 800,000 कस्टमर्स के बाइक इनके ओला सर्विस सेंटर में लगे हुए हैं। गाड़ियों की बैटरी डेड हो चुकी है। 15 दिन से इन्होंने सर्विस सेंटर खोला नहीं है। अभी तक इनका शोरूम चालू है, सर्विस सेंटर बंद है। 15 दिन से पूरे लोग परेशान है, गाड़ियाँ लगा के परेशान हो जा रहे हैं। 4-4 महीने से गाड़ी लेने आते हैं, ये लोग उनको हकाल देते हैं वहाँ से। हमारा प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी से बात करो। कंपनी वाले से हम कैसे बात करना, इसलिए हमने 4-5 दिन पहले यहाँ पे बैनर वगैरह लगाया था। जब से इन्होंने शोरूम बंद करके रखे हुए, हमारे सर्विस सेंटर में रात में जितने लोग हैं उनके रात में परस्पर काम करके दे रहे हैं उधर के उधर। हमारे को कोई सर्विस मिल रही नहीं है। पिछले 4 महीने से हम परेशान हैं ये लोगों की वजह से। और 6 महीने से गाड़ी खड़ी है उधर, और 6 महीने से बोल रहे हैं हम शोरूम जा रहे हैं, वर्कशॉप जा रहे हैं, उधर बोलते हैं कि गाड़ी का काम नहीं होगा। उड़े उड़े के उधर जवाब दे रहे वो लोग, और बैंक वाले हमें परेशान कर रहे, लोन नहीं भर रहे करके। अगर हमारे पास गाड़ी नहीं खरीदी करके भी हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम EMI कैसे बोले। अगर लोन वाले एक आदमी का लोन देते समय पूरा जानकारी लेते हैं, फिर ये बैंक वाले उस ओला की क्यों जानकारी नहीं ले रहे। और पूरा मुझे प्रशासन से जवाब लेना है। अगर ये सब लाइसेंस उन लोगों को दिया है तो अभी तक ये RTO वालों को इन लोगों ने रजिस्टर बंद करना चाहिए। वो लोग ये कंपनी कितने दिनों से बंद है बोल रहे हैं, आप बता रहे तो। सर्विस सेंटर 15 दिन से बंद है। सर्व्हिस सेंटरचा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा सरळ संबंध काय? ये सर्विस सेंटर जो है ना, उन्होंने नोटिस लगाई आरटीओ के लिए बंद है। तुम्ही आरटीओशी भांडायला पाहिजे, तुम्ही कलेक्टरशी भांडताय संबंध। सर, आम्ही कलेक्टरला निवेदन द्यायला आलो, कलेक्टर भांडायला नाही। अहो, तुम्ही कलेक्टर समोर निदर्शनं करताय, तुम्ही आरटीओ समोर का नाही करत आहे? मग तुमची गाडी तर पासिंग आरटीओने केलेली आहे ना। याचे पार्ट त्याचे पार्ट लावून ब्लॅकमेल मध्ये काम करू लागले नाही। त्यांनी सध्या पूर्ण सेल बंद करावा आणि जेवढ्या गाड्या आहेत त्या सर्व रिपेअर करून द्याव्या। रोशनगेट परिसर से महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग ने आज कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे का अतिक्रमण हटाया। महानगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि बार बार नोटिस देने के बावजूद कुछ लोग अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जबरी कार्रवाई करनी पड़ी। कल कटकटी गेट इलाके में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। महानगर पालिका के प्रशासक माननीय जे श्रीकांत साहब और अतिक्रमण विभाग के अतिरिक्त आयुक्त वावड़े साहब, इनके आदेश से रोशन गेट से सेंट्रल नाका, ये फुटपाथ पे जो लोगों ने अतिक्रमण किए थे, व्यवसायिक लोगों ने, उनका फर्नीचर, टपरी, टेबल, ये सब आगे लाके ट्रैफिक यहाँ जाम हो रही थी। ये अतिक्रमण निकालने के लिए हमारे को साहब के आदेश हुए थे, वो आदेश के हिसाब से आज यहाँ पर हमने कार्रवाई शुरू की है। रोशन गेट से सेंट्रल नाका। स्थानिक जो व्यापारी है उन्होंने आपको सहकार्य किया? स्थानिक के जो व्यापारी यहाँ पर फर्नीचर वाले, होटल वाले, कुछ छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे, पूरे सहकार्य करे, अपने अपने शेड निकाल रहे और फुटपाथ निकालने के लिए भी हमको पूरा सहकार्य कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले ये रोड के ऊपर एक एम्बुलेंस फंस गई थी, उसमें छोटे बच्चे की तबीयत खराब थी, तो काफ़ी आधा घंटा एम्बुलेंस रोशन गेट पर रुकी थी। और यहाँ के लोगों ने कमिश्नर साहब को वीडियो डाला, तो हमारे कमिश्नर साहब ने इमीडिएट एक्शन का बोला, और माननीय हमारे जी श्रीकांत सर के आदेश से हम ये लोग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, इसी तरह आपका सबका सहकार्य हमको अपेक्षित है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघ चुनाव 2026 की तैयारियां शुरू हो गई है। विभाग के आयुक्त जितेंद्र पापड़कर ने जानकारी दी है कि 6 नवंबर तक मतदाता अपना नाम रजिस्टर करें। उन्होंने अपील की है कि जिनके नाम अभी तक मतदार सूची में शामिल नहीं है, वो समय रहते नामांकन करवाएं, ताकि मतदान से वंचित न रहे। औरंगाबाद विभाग के
पदवीधर मतदार संघ की मतदान नोंदणी का जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हम कल से हम नोटिफाई करने जा रहे हैं। कल से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उसकी सूचना 30 अक्टूबर 2025 को प्रसिद्ध होने के बाद उसमें 1/11/25 ये उसकी क्वालिफाइंग डेट है। 1/11/25 के पहले 3 साल कोई भी ग्रेजुएट जो होता है उसका 3 साल पहले का उसका ग्रेजुएशन होना इसके लिए पदवीधर के लिए निमणूक उसको उसके यादी में नाम डालने के लिए उसका आवश्यक है। उसके लिए हमने करीब सारे अपने मतदार संघ में 245 इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर की नियुक्ति की है। उसमें सारे जो कलेक्टर्स हैं वो सारे कलेक्टर्स उसके असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है और जो सारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसमें डिप्टी कलेक्टर्स इलेक्शन, नायब तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर मनपा के करीब 10 लोग हमने मनपा के लिए भी इसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर करके लिए हैं। ये सारे लोगों को मेरी आपके माध्यम से मेरी विनती है कि आप सब लोग इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर अपना एप्लीकेशन अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास दे। कोई भी गट्ठे से आने वाले एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और कोई भी फैमिली का कोई भी एक आदमी यदि अपने सारे फैमिली के ग्रेजुएट्स का यदि एप्लीकेशन लेके आता है तो उन सारे एप्लीकेशन हम यहाँ पे इंक्लूड करके ले लेंगे। और इसमें ऐसा है कि उसका ऑनलाइन का भी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए भी सॉफ्टवेयर होने जा रहा है। वो यदि आता है तो सभी लोगों के लिए सहूलियत। सर कितने तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लोग? हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन का डेट तो वैसे उनका 20 अच्छा 6 नवंबर तक उनका एप्लीकेशन अभी भी करते आता है। और उसके बाद में भी यदि किसी को वो यदि पदवीधर चाहता है तो वो अपना एप्लीकेशन कर सकता है। उसके लिए इलेक्शन जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसलिए अभी पर ये जो मुहिम है इस मुहिम में सिर्फ 6 नवंबर 25 तक ये अपना एप्लीकेशन। सर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इसके लिए? उसके लिए जो डिग्री लगती है वो उसका डिग्री का सर्टिफिकेट या फिर उसकी मार्कलिस्ट या फिर उसका जेरॉक्स कॉपी रहता है तो उसका अटेस्टेशन या फिर उसका जो समकक्ष जो डिग्री होती है उसके डिग्री के अनुलक्ष में कोई यदि समकक्ष डिग्री यदि किसी भी यूनिवर्सिटी की है तो उसकी यादी भी अपने हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसके हिसाब से वो कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। सर पिछले चुनाव में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उनको भी करना है फिर से? नहीं, ये नई डीनोवो यादी बनती है इसलिए उसमें पिछले चुनाव का रजिस्ट्रेशन उसके लिए चलता नहीं है। उसको नए सिरे से उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो कितने लाख तक हो सकते हैं सर रजिस्ट्रेशन की आपकी अपेक्षा? जो 2020 में जब इलेक्शन हुए थे तब 3,52,396 इसने अपने कैंडिडेट अपना वोटर्स थे। अभी देखते हैं, अभी उसके बाद में 5 साल हो गए तो उसमें भी जो भी बाढ़ होगी तो क्या अपील करेंगे सर आप उनको पदवीधर को? सारे पदवीधर अपने औरंगाबाद डिवीजन के सारे पदवीधरों को इस माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपना रजिस्ट्रेशन उसमें करवा लें। अपना जो फॉर्म है वो फॉर्म कोई भी जेरॉक्स कॉपी भी उस पर चल सकती है या सारे फिर फॉर्म हमने अपने प्रिंट करके भी दिए हुए सारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर के ऑफिस में कल से ये फॉर्म अवेलेबल होंगे। वो फॉर्म लेके उसके साथ में उसकी डिग्री या उसके मार्कलिस्ट और जोड़कर वो अपना एप्लीकेशन अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में दे सकते हैं। तो सभी पदवीधर उम्मीदवारों को या मतदारों को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना एप्लीकेशन इमीडिएटली भर दें। जिले में लगातार बारिश से हुए नुकसान के बाद प्रशासन हरकत में है। जिला अधिकारी दिलीप स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो राहत केंद्रों में है उन्हें तत्काल 5,000 रुपए नकद और चावल, गेहूं, दाल और केरोसिन दिया जा रहा है। उसी के साथ किसानों के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी जारी किया है। लेकिन ये मदद सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने अपनी ई-KYC पूरी की है। आता आपण जे पैठणला वगैरे ज्यांचे घर सोडून आपण दुसरीकडे शिफ्ट केले, पैठणला जवळजवळ 450 फॅमिलीज आहेत, 2200 लोक आपण तिथे ठेवलेत आणि वैजापूरला ज्यांचे घर असं घरामध्ये पाणी गेलेलं आहे, कुटुंबातलं साहित्य नष्ट झालेलं आहे, त्यांना जो मार्च 2023चा जो शासन निर्णय आहे त्याच्याप्रमाणे आपण 2,500 त्यांचं जे नुकसान झालंय त्याच्यासाठी 2,500 बाकी वस्तू खरेदी करायसाठी ही आपण त्यांना तातडीने मदत देतो आहोत। त्याचबरोबर आम्ही आता शासनाने काल निर्णय घेतला आहे जे असे कुटुंब बाहेर आले होते त्या कुटुंबासाठी ते जेव्हा आता त्यांच्या आता घरात ओलं झालेलं आहे, धान्य वाया गेलेलं आहे, तर घरी गेल्या स्वयंपाक काय करणार,
म्हणून त्या कुटुंबासाठी पर कुटुंबाला 10 किलो तांदूळ, 10 किलो गहू, 5 लिटर रॉकेल आणि 3 किलो डाळ, रॉकेल पण ज्याला मागणी, ज्यांचं कोणाचं आहे गरज आवश्यकता, निर्णय घेतला शासनाने. हा नाही, आता ते इमिडिएट त्यांना लागणार आहे. लाईट नाही, गॅस संपलाय, पाणी वाळून गेले, गॅसमुळे स्वयंपाकाचं साहित्य गेले, ते भांडेकुंडीसाठी पण पैसे देतोय, धान्यासाठी पण म्हणजे धान्य देतोय उपलब्ध करून. हे सध्या जे कॅम्प मध्ये आहेत तोपर्यंत त्यांना द्यायचं नाहीये, ते जेव्हा घरी जातील त्या दिवशी द्यायचं आहे. त्याच्यासाठी आज आम्ही त्याचं पूर्व नियोजन केलेलं आहे. कुटुंबाचं सगळं रजिस्ट्रेशन आमचं काम सुरू आहे, जे कॅम्पमध्ये थांबलेले आहेत. आणि हा शासन निर्णय आहे, NDRF SDRFच्या ह्याच्यामधून शासनाने घेतलेला निर्णय आहे. त्याच्यामध्ये मयत झाले असेल तर 4 लाख रुपये, अपंगत्व आला असेल तर काय 75,000 रुपये, जे काही त्याच्यामधले रेट्स आहेत त्याप्रमाणे मला वाटतं सगळ्या डिव्हिजनमध्ये वाटप सुरू असणार आहे. त्याची जी प्रोसिजर आहे, आपण माझ्या जिल्ह्यापुरतं जर सांगितलं झालं तर ह्या ज्या कुटुंबाचं आहे ते सर्वेक्षण आज संध्याकाळपर्यंत पूर्ण करायच्या सूचना दिलेल्या आहेत. आणि इतक्या लवकर त्यांना पाण्याचा विसर्ग सरांनी आता सांगितल्याप्रमाणे वेगानं आता कमी होतो, म्हणजे जितक्या वेगाने विसर्ग कमी होईल तितक्या वेगानं पाणी बाहेर निघून जाईल. आज आम्ही सकाळी पालकमंत्री महोदय, आमदार महोदय तिथे 4-4.5 तास त्या लोकांमध्ये होतो, बोटीमध्ये ढोसून पूर्ण ज्या भागामध्ये पाणी गेले तिथं पायी जाता येत नव्हतं, बोटीने जावं लागलं होतं. हे सगळं फिरून बघितलंय. म्हणजे काही काही ठिकाणी अतिशय विदारक परिस्थिती, डोळ्यात पाणी येण्यासारखी परिस्थिती होती. त्याच्यामुळे आम्ही आज तिथं काही कमिट्या गठीत केलेल्या आहेत आणि मेडिकल कॅम्प तयार केलेत. सिव्हिल सर्जनची टीम पूर्ण तिथं ठेवलेली आहे. काही आम्हाला पाहताना दिसलं की 1-2 बाळ एकदम असे आजारी होते, त्या बाळाची ट्रीटमेंट आम्ही तिथं उभं राहून करून घेतली. त्यामुळं विस्थापित लोकांची सर्व सुविधा होईल आणि कुठलीही तक्रार येणार नाही याची काळजी संभाजीनगर जिल्हा प्रशासनाने घेतलेली आहे. आपण जिल्ह्यामध्ये जीवितहानी होऊ नये याच्यासाठी फार मेहनत घेतलेली आहे. म्हणजे 350 लोक, आम्ही जवळजवळ 354 लोक लिटरली मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढलेत. रात्र बघितलं नाही, दिवस बघितलं नाही, सगळी फॅसिलिटी त्यांना देऊन त्यांना सेपर साईडनं काढले. परंतु तरी 3-1 लोक गेलेत. आता एक किशोरला एक 10 वर्षाचा मुलगा खेळायला जाऊन त्या पुलावरून वाहून गेला म्हणून आता बातमी तहसीलदारांनी ग्रुपवर टाकली. आम्ही तिथं पण टीम पाठवली. आणि आज असे बऱ्याच ठिकाणी नदी नाल्याला पूर होता, शाळेमध्ये चिखल होता. त्याच्यामुळे आपण सर्व बाबीचा विचार करून ग्रामीण भागामध्ये सुट्टी पण काल तातडीनं जाहीर केली होती. त्याचा खूप लोकांना, खूप विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा झालेला आहे. पूर्ण जिल्ह्यामध्ये जे विस्थापित झाले ते जे शेतकरी, आता जे आपण काही मुद्दे उपस्थित केला होता की बऱ्याच ठिकाणी लाईट नाहीये, तर ते बँकेचं काम जिथं जिथं आहे तिथल्या लाईट आम्ही प्रायोरिटीने रिस्टोर करायला सांगितले. हेल्थ सेंटरच्या लाईट रिस्टोर करायला सांगितले. आता आम्ही 5 वाजता तालुका वैद्यकीय अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, BDO, तहसीलदार सगळ्यांची VC घेतोय. आता आम्ही सुरू झाली VC तिथे. त्याच्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये आता साथीचे रोग पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बऱ्याच ठिकाणी चिखल झालेला आहे. ग्रामपंचायतच्या पाण्याच्या शुद्धीकरण हा एक मोठा विषय ग्रामीण भागामध्ये असणार आहे. त्याच्यासाठी सुद्धा आता आम्ही सूचना देतोय. आणि संपूर्ण टीम जे तालुका मुख्यालय राहतात किंवा मुख्यालय राहत नाही यांना सगळं हे पूर्ण निस्तारणा होईपर्यंत कंपल्सरी गावात राहायचे आदेश काढले. आणि आम्ही स्वतः सगळे गावात फिरतोय. त्याच्यामुळं आतापर्यंत कुठल्या लोकप्रतिनिधी किंवा कुठल्या नागरिकांची अशी तक्रार नाहीये की हे आले. आणि ही अशीच तक्रार न येण्यासारखी परिस्थिती राहावी. संकट आलेलं आहे, संकट सगळ्यांनी मिळून निस्तारायचं आहे. काही ठिकाणी पंचनाम्याला वेळ लागतो, जसं आपण म्हटलं की पुढे जाताच येत नाही, ते शेतकऱ्यांच्या पण लक्षात येत आहे. आणि शासनाचे जे काही मदत पुनर्वसन विभागाचे, महसूल विभागाचे जे शासन निर्णय आहे त्याच्याप्रमाणे 100% काम आम्ही करणार आहे. कोणताही शेतकरी, आणि पंचनामे झाल्यानंतर आम्ही असं सूचना दिल्या की गावातले जेव्हा पंचनामे होतील तेव्हा त्याची यादी ग्रामपंचायतीवर डिक्लेअर करा. म्हणजे जर कोणी सुटला असेल आणि कुणाचं, आता इतकं पाऊस झालाय की सगळ्याच नुकसान झालेलं आहे. त्याच्यामुळे असं काही पूर्वी काही भागात व्हायचं, काही भागात व्हायचं नाही. त्याच्यामुळे नसताना यादीत नाव यायचं, असताना यादीत नाव राहायचं नाही, असं काही तक्रारी व्हायच्या. म्हणून आपण ते ग्रामपंचायतमध्ये डिक्लेअर करतोय. म्हणजे कोणाचा राहिला असेल तर ते सांगितलं तर लगेच ते सुद्धा घेता येईल. एकंदरीत कोणताही ज्यांचं नुकसान झालंय आणि ज्यांना शासनाची मदत दे आहे असं कुणीही वंचित राहणार नाही याची खबरदारी आम्ही घेतो. तेलंगाना हैदराबाद में हुए एशियन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ियों का बिडकिन में शानदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर API नीलेश शेड़के साहब ने खिलाड़ियों को अपने हाथों से सर्टिफिकेट प्रदान किए। गोल्ड मेडल जीतने वालों में हुमायूं डॉक्टर हाफिज इमरान, सार्थक कृष्णा राठौड़ और अर्श अनीस शेख शामिल रहे। सिल्वर मेडल विजेताओं में अर्श सुफियान कुरैशी और फैजान मुजम्मिल शामिल है। आर्यन किशोर राठौड़ को येलो बेल्ट प्रदान किया गया है। समारोह में मुफ्ती शाकिर, नासिर भाई, कृष्णा राठौड़,
हाजी सिराज कुरैशी और कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इससे पहले भी जो है तो अपने बच्चों के लिए जो है तो काफ़ी तौर पे जो है उन्होंने हिम्मत दिलाई थी, हौसला दिलाया था। और बारिश की वजह से 12-13 दिन लेट हो गया, क्योंकि मौसम कभी भी जो है तो बिगड़ रहा है, कभी सुबह आ रही है, कभी बारिश शाम में आ रही है। तो इसके लिए हमारे इमाम साहब, मुफ्ती शाकिर साहब, हमारे सदर साहब रसीद भाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वे अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है तो आए हैं, और ख़ासतौर से हमारे शहर के साथ। और ये जो चैम्पियनशिप के अंदर खेलना है, ये जितने भी बच्चे थे ये पहले जो है नेशनल, स्टेट, नेशनल ये खेल चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि वह एक जो मैदान में उतरना, कुश्ती का मैदान हो या अपने क्या बोलते जूडो का हो या ताइक्वांडो का हो, ये मैदान में उतरना बोले तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस जगह उतर कर एक जो है तो तिरंगा गर्व से लहराना, ये इंटरनेशनली बल्कि एशियन गेम था ये, समझे। और उसके अंदर जो है तो तिरंगा लहराना आप लोगों ने देखे होंगे सब पेपरों के अंदर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कि बच्चे कितने गर्व से यानी अपने वतन की, अपने इंडिया की मोहब्बत के साथ, यानी दूसरे लोग जो है तो खुद अपना झंडा लहराने के लिए, खुद अपना जो है तो मुल्क का नाम रोशन होने के लिए कुछ क्या से क्या नहीं करते, समझे। लेकिन आज हमको ये बहुत बड़ी फख्र की बात है कि जो आज हमारे बच्चे जो है तो इंटरनेशनल के अंदर और एशियन चैंपियनशिप के अंदर, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंट्री आती है, जहाँ पे जो है तो बांग्लादेश जैसा मुल्क है, श्रीलंका है, मलेशिया है, और ऐसे मुल्कों के अंदर जो है तो उनके बीच में रहकर फाइट भी खेलना, फाइट खेलकर जो है तो अपने इंडिया के तिरंगे को लहराना और वहां से थर्ड मेडल ले लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। थर्ड मेडल ले लेना, तीसरा, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हमारा एशिया।